हेलो वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे हम एक फुल स्टैक ऐप में फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज करके अपने बैकएंड में यानी डेटाबेस में CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब फुल स्टैक ऐप होता कैसा है? इसमें जनरली हमारे पास एक व्यू होता है। व्यू को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं एक रेक्टेंगल से इसे रिप्रेजेंट करूँगा, जो कि बता रहा होगा कि ये हमारा एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में हमारे पास क्या है? हो सकता है कि यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्म होगा और यहाँ पे एक पोस्ट बटन होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे हाय, और फिर इसे हम चाहेंगे कि ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये है फ्रंट एंड, यानी कि कोई रिएक्ट ऐप या तो फिर नेक्स्ट जेएस ऐप। हमारे केस में ये है एक नेक्स्ट जेएस ऐप। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, जब भी यूज़र पोस्ट बटन पे क्लिक करे तो हमारा जो ये मैसेज है, जो ये अभी फिलहाल लिखा हुआ है हाय, एक्चुअली आई छूट गया था, तो हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अब हमारा डेटाबेस जो है वो कौन सा डेटाबेस है? वो है MongoDB। और इस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम एक ORM का यूज़ करने वाले हैं, जिस ORM का नाम है प्रिज्मा। डेटाबेस में एक्चुअली क्या होता है? डेटाबेस में हमारे पास होता है टेबल्स। तो हो सकता है कि हमारे पास एक पोस्ट्स का टेबल हो और इस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, जैसे कि हो सकता है पहला कॉलम आईडी का होगा, दूसरा कॉलम हो सकता है कंटेंट का होगा, तीसरा कॉलम हो सकता है कि यूज़र आईडी का होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पोस्ट को किस यूज़र ने लिखा है। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे। जब भी यूज़र यहाँ पोस्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हमें क्या चाहिए? हमारा जो ये डेटाबेस है, डेटाबेस में जो कॉलम्स हैं, यहाँ एक एंट्री क्रिएट हो जाए। हो सकता है कि जब पहली बार कोई यूज़र यहाँ पोस्ट बटन पे क्लिक करे तो हो सकता है कि हमारे डेटाबेस में ऐसे आईडी एंटर हो 1, और उसके बाद यहाँ कंटेंट फ़िलहाल तो है हाय, और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कंटेंट इंसर्ट हो जाए, और यूज़र आईडी मान लेते हैं कि अभी के लिए है A1। दूसरी बार अगर कोई यूज़र फिर से यहाँ कुछ लिख करके दोबारा से पोस्ट बटन पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक और एंट्री क्रिएट हो, जैसे कि लेट्स से 2, और उसके बाद यहाँ पे कोई और कंटेंट हो, जैसे कि आई एम प्रेम, और यहाँ पे भी यूज़र आईडी होगा A1। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारा जो ये फ्रंट एंड है ये बैक एंड से डायरेक्टली ऐसे बात नहीं करता है, मतलब डेटाबेस से डायरेक्टली ऐसे बात नहीं करता है, बल्कि इन दोनों के बीच में, हमारे फ्रंट एंड और डेटाबेस, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक कंट्रोलर होता है जिसे हम कहते हैं API। तो बीच में हमारे पास होता है एक कंट्रोलर, इसे हम API भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम यहाँ फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये पहले जाता है हमारे API को, और फिर हमारा जो API है या हमारा जो कंट्रोलर है वो डिटरमाइन करता है कि हम एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं या नहीं, हमने लॉगिन कर रखा है या नहीं। जब ये वैलिडेट हो जाता है कि हम एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं और एक वैलिड डेटा पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर कंट्रोलर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारे डेटाबेस को, फिर ये डेटा जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तो हमने देखा थियोरेटिकली कि ये कैसे काम करता है, पर हमें समझना है कि ये हमारा जो फ्रंट एंड है, हमारा जो डेटाबेस है और जो API है, ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर के कैसे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करा जाता है, ये हमें सीखना है। CRUD मतलब C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। हम मोस्टली यही करते हैं, या तो हम कोई नया डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं, या तो फिर जो हमने क्रिएट कर रखा है उसे ही हम रीड करते हैं, या तो फिर जो हमने क्रिएट कर रखा है उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, उसे अपडेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ पे हाई में एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा था, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा था, हमने 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। या फिर हो सकता है कि हम अपने किसी पोस्ट को डिलीट करना चाहेंगे, हो सकता है कि इस रो को हम डिलीट करना चाहेंगे, तो ऐसे केस में हम डिलीट का रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने API को। तो हम मोस्टली अपने डेटा के साथ इसी 4 टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, या तो हमें क्रिएट करना होता है डेटा, या तो रीड करना होता है, या तो अपडेट करना होता है, या तो फिर डिलीट करना होता है। इसे अगर आप ठीक से समझ जाते हैं, इन चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करना अगर आप ठीक से समझ जाते हैं, तो फिर आपके लिए एक फुल स्टैक ऐप को बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि
जितने सिंपल तरीके से मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उतना ही सिंपल एक ऐप होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक फुल स्टैक ऐप में बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पर ये बेसिक है, इतना आपको समझना होगा पहले। उसके बाद फिर हम आएंगे ऑथेंटिकेशन पे, ऑथराइजेशन पे, मिडलवेयर्स पे, एपीआई पे, जो सब कुछ लॉजिक लगाया जाता है। पहले फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि एक बेसिक CRUD ऑपरेशन हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को एक दूसरे से स्टिच करके, बांध करके कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज करके, वो हम इस वीडियो में अभी सीखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोड की ओर। इससे पहले कि मैं आगे आपको कुछ सिखाऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सर्वर को ज्वाइन करें, हमारा एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो, ताकि हम सब आपस में बातचीत कर सकें, मैं आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकूं, ताकि मैं आपसे आपके प्रॉब्लम को पूछ सकूं और उसके अराउंड फिर मैं वीडियोस क्रिएट कर सकूं। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज़रूर ज्वाइन करें और कम्युनिटी को बिल्ड करें। तो सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप में क्या किया है, एक CRUD नाम का ये एक फ़ोल्डर बना लिया है और यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर क्रिएट करा है, एक बैकएंड और एक फ्रंट एंड। अब इन दोनों ही फोल्डर को, बैकएंड वाले फोल्डर को और फ्रंट एंड वाले फोल्डर को मैं अपने कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा। मैं कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ आजकल, तो VS कोड कम यूज़ करता हूँ और कर्सर ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रंट एंड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक Next.js ऐप। तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और अपना टर्मिनल मैं ओपन कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ कमांड लिखूंगा npm create next app at latest। और क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट सेम फोल्डर में ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस के बाद एक फुल स्टॉप दे रहा हूँ। और अब हमारा Next.js जो है वो इस फोल्डर में इंस्टॉल होगा। क्या हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है? हाँ। क्या हमें ESLint यूज़ करना है? हाँ। मोस्टली टेलविंड CSS भी मैं यूज़ करूँगा, सोर्स डायरेक्टरी भी, हाँ। ऐप राउटर भी हमें चाहिए, टर्बो पैक भी चाहिए। हमें इंपोर्ट एलियस को चेंज नहीं करना है। तो अब Next.js को इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम अपने बैकएंड को प्रिपेयर कर लेते हैं। बैकएंड में हम एक एक्सप्रेस ऐप बनाने वाले हैं, तो हमें बैकएंड में चाहिए प्रिज्मा। तो प्रिज्मा को सही से कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिज्मा के डॉक्यूमेंटेशन को ही ओपन कर लूँगा। मैं गूगल में सर्च करूँगा प्रिज्मा MongoDB डॉक्यूमेंटेशन और इस लिंक को मैं ओपन करूँगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, पहले होम पेज पे आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से डॉक्स पे आते हैं और यहाँ से अपना हमारा डेटाबेस जो है वो है MongoDB। यहाँ साइड में ये फ्रॉम स्क्रैच वाला जो मेन्यू है ना, इसमें MongoDB वाला जो सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए कहा जा रहा है हेलो प्रिज्मा नाम से, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि हमें नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज कर लेना है और उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है प्रिज्मा, टाइपस्क्रिप्ट, TSX और टाइप नोड एज अ डेव डिपेंडेंसी। तो चलिए इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने बैकएंड में इसे पेस्ट करते हैं और एंटर कर देता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड ये है, हमें टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। अब हम इस कमांड को भी पेस्ट कर लेंगे और अपने टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे। इससे क्या हुआ, एक tsconfig नाम का फाइल बना जो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और अपने package.json को अगर हम देखें तो यहाँ कुछ डिपेंडेंसीज ऐड हुए हैं, जो कि डेव डिपेंडेंसी है। क्या क्या है, एट types/node, प्रिज्मा, TSX और टाइपस्क्रिप्ट। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रिज्मा को इनिशियलाइज करना है, जो कि डेटाबेस प्रोवाइडर हमें सेट करके देगा, जो कि होगा MongoDB। तो इस कमांड को भी कॉपी कर लेते हैं और इसे भी एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ 1-2 सेकंड आपको यहाँ लग सकता है, फेचिंग लेटेस्ट अपडेट्स फॉर दिस कमांड। और इस कमांड के रन करने से क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रिज्मा फोल्डर बना और प्रिज्मा फोल्डर के अंदर हमें एक प्रिज्मा schema.prisma नाम का एक फ़ाइल मिलता है और एक .env नाम का फ़ाइल भी बनता है, जो कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करता है हमारे एक्सप्रेस ऐप के लिए। और यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस का URL प्रोवाइड करना है। अभी जो ये URL जनरेट हुआ है, ये कमांड के थ्रू जनरेट हुआ है और ये एक डमी कनेक्शन URL है। हमें अपना एक्चुअल कनेक्शन URL जो MongoDB का है वो यहाँ पे डालना है, तो वो भी हम कर लेंगे। पहले आते हैं schema.prisma फाइल पे, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिला है। यहाँ पे ये जो सेक्शन है जनरेटर क्लाइंट, यहाँ आउटपुट वाला जो ऑप्शन है इसे हमें कमेंट आउट कर देना है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में हमारा जो प्रिज्मा क्लाइंट है वो जनरेट होकर किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाए। बाकी प्रोवाइडर यहाँ पे MongoDB ही सेट है,
तो ऑल इज़ गुड, नाउ लेट्स इट सेव। अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन यूआरएल प्रोवाइड करना है अपने MongoDB डेटाबेस का। तो आपके केस में हो सकता है कि आप होस्टेड MongoDB डेटाबेस का यूज़ कर रहे होंगे, जो कि एटलस से आपको मिल जाता है। एटलस एक्चुअली आपके MongoDB डेटाबेस को फ्री में होस्ट करता है। 500 GB तक का स्टोरेज आपको फ्री मिलता है और कोई क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं डालना होता है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप होस्टेड डेटाबेस का ही यूज़ करें, या फिर आप MongoDB को लोकली इंस्टॉल करके अपने लोकल डेटाबेस का कनेक्शन यूआरएल भी आप इस जगह में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा जो कनेक्शन यूआरएल है मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट से कॉपी कर लूँगा, लेकिन इस कनेक्शन यूआरएल को मैं आप लोगों को शो नहीं करने वाला वीडियो में, ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। अब अगला काम हमें क्या करना है, डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना था, वो तो हमने कर लिया, और कुछ काम छूटा है नहीं। तो अब हमें अपना मॉडल डिफाइन करना है। तो इसी प्रिज्मा स्कीमा फाइल में हम अपने मॉडल को डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, इसको हम जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखेंगे। इसलिए हम यहाँ केवल एक टेबल क्रिएट करेंगे, और टेबल क्रिएट करने के लिए प्रिज्मा में हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है, मॉडल और उसके बाद फिर टेबल का नाम। तो यहाँ मैं दूंगा टेबल का नाम पोस्ट, एक्चुअली प्लूरल में नहीं सिंगुलर में ही पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट का पहला कॉलम होगा आईडी, और उसके बाद हमारे पास पोस्ट का टाइटल हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। एक्चुअली टाइटल का ज़रूरत हमें है नहीं, हमें इसे एकदम सिंपल रखना है, और इन चीज़ों को अभी इंडेक्स करने का ज़रूरत है नहीं। इनफैक्ट क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, इन कॉलम्स का भी ज़रूरत हमें अभी है नहीं। तो हमें केवल दो चीज़ चाहिए, एक पोस्ट का आईडी और दूसरा पोस्ट का कंटेंट, और हम इसी टेबल पे अपने डेटा को पुश करेंगे, या इसी टेबल पे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगर अपने कमांड लाइन पे हम टाइप करें npx prisma studio, तो हमें अपना टेबल नज़र आना चाहिए। तो लोकल होस्ट 5555 पे हमारा प्रिज्मा स्टूडियो ओपन हुआ है, और यहाँ एक टेबल नज़र आ रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ एक टेबल नज़र आ रहा है पोस्ट का। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें दो कॉलम मिला है, एक है आईडी का, एक है कंटेंट का। अब हो सकता है कुछ लोग आप में से नहीं जानते होंगे प्रिज्मा स्टूडियो क्या है। प्रिज्मा स्टूडियो एक तरह से जैसे MySQL में आपका PHP माई एडमिन होता है, या फिर वर्क बेंच होता है, या फिर MongoDB के लिए जैसे MongoDB कंपस होता है, वैसे ही प्रिज्मा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रिज्मा अपना खुद का एक इंटरफेस दे देता है, UI दे देता है अपने डेटाबेस को, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने इसे आपको बस दिखाया ये दिखाने के लिए कि हमारा डेटाबेस जो है, हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो हम एक सोर्स फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे src, और अपने टाइपस्क्रिप्ट को थोड़ा कॉन्फ़िग कर लेंगे। अपना रूट डायरेक्टरी और आउट डायरेक्टरी हम सेट कर लेंगे। तो ये जो कमेंटेड है रूट डायरेक्टरी, इसे हम सेट कर देंगे ./src पे, क्योंकि करंट फोल्डर पे जो src नाम का फोल्डर है यही हमारा होगा रूट डायरेक्टरी, और आउट डायरेक्टरी इज़ गोइंग टू बी .dist। तो जब भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होगा तो हमें ये dist नाम के फोल्डर के अंदर हमारा जो कंपाइल जावास्क्रिप्ट होगा वो स्टोर होगा। इसे सेव कर लेते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए यहाँ अभी कुछ चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। अब सोर्स के अंदर हम आ जाते हैं, और हमें क्रिएट करना है अपना सिंपल सर्वर। तो मैं इस फाइल का ही नाम दे देता हूँ server.tsx, नॉट JS, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। सॉरी, TSX नहीं, क्योंकि मैं Next.js पे ही ज़्यादा काम करता हूँ, तो ये फंक्शनल कंपोनेंट का एक्सटेंशन होता है TSX नहीं TS, तो server.ts। अब हम यहाँ एक सिंपल एक्सप्रेस सर्वर बनाने वाले हैं। उसके पहले हमें क्या करना होगा, एक्सप्रेस हमें इंस्टॉल करना होगा। npm install express, और अब हम इसे अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकेंगे। और उसके बाद इस एक्सप्रेस के हेल्प से हम अपना ऐप क्रिएट करेंगे, और हमारा ऐप लिसन करेगा पोर्ट नंबर 300 पे, और हम एक कंसोल लॉग करा देंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब ये पोर्ट 3000 पे मुझे एक्चुअली नहीं रन करना है, तो मैं यहाँ एक कांस्टेंट ही क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा पोर्ट। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन में
सर्वर चल रहा होता है वहाँ पे हम पोर्ट खुद नहीं सेट करते हैं, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से आता है। तो इसलिए मैं process.env के हेल्प से पोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, और अगर ये डिफाइंड ना रहे तो फिर मैं पोर्ट 4000 पे ना कि 3000 पे लिसन करूँगा। तो यहाँ हमने हार्ड कोडेड वैल्यू को पोर्ट से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ भी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू को पोर्ट से रिप्लेस कर दिया। अभी यहाँ हमें टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन कर रहा है कैनॉट फाइंड नेम प्रोसेस। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे इंस्टॉल कर लेना होगा, जो कि नोड का टाइप है। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है, कुड नॉट फाइंड डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल एक्सप्रेस। ओके, इसका भी टाइप हमें इंस्टॉल कर लेना होगा। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी भी हमारा एक नया कंप्लेन अब हमें आ गया, वो क्या, ECMAScript imports and exports cannot be written as common JS file under। तो हमें package.json में जा कर के ये जो टाइप है, ये टाइप अभी कॉमन JS है, जिसकी वजह से हम import इस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसे चेंज करना है कॉमन JS से मॉड्यूल पे। सेव कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को, अपने package.json को, और होपफुली अब ये एरर चला जाना चाहिए। और हाँ, ये चला गया। अब एक सिंपल सा गेट राउट बना लेते हैं, जो कि हमारे होम पेज पे होगा, जो कह रहा है हेलो वर्ल्ड। और इस सर्वर को अब हम रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है या नहीं। इससे पहले हमें अपने package.json में जा कर के स्क्रिप्ट सेट करना होगा। ये टेस्ट स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, और यहाँ पे हमारा एक डेव स्क्रिप्ट होगा, और इसे हम सेट करेंगे इक्वल टू tsx watch src/server.ts के इक्वल। हमारा एक बिल्ड कमांड होगा जो कि होगा tsc, और एक स्टार्ट कमांड होगा जो कि डिस्ट फोल्डर के अंदर server.js को रन करेगा। अब इसे सेव कर लेते हैं, और होपफुली अब अगर हम स्क्रिप्ट रन करें npm run dev, तो हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। सो लेट्स चेक npm run dev, और हमारा सर्वर पोर्ट 4000 पे रन हो रहा है, ऐसा लॉग में नज़र आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, लोकल होस्ट 4000 एंड हेलो वर्ल्ड। हमारा सर्वर अब अप एंड रनिंग है। नाउ सिंस आवर सर्वर इज़ रनिंग, अब हमें एक एंड पॉइंट बना लेना होगा अपने पोस्ट पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा एक ही टेबल है, तो चलिए इसके लिए एक एंड पॉइंट बनाते हैं। तो src फोल्डर के अंदर हमें 3 चीज़ चाहिए। एक, वैसे तो चाहें तो सब कुछ हम इसी फाइल के अंदर, सर्वर फाइल के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है उस सही तरीके को मैं फॉलो करना चाहूँगा। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मॉड्यूल्स का, और इसके अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होगा जो कि पोस्ट से रिलेटेड सारे कोड को हाउस करेगा। अभी इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जो कि होगा post.route.ts, और एक और हमें फ़ाइल चाहिए जो कि होगा कंट्रोलर। तो इस फाइल का नाम हम देंगे post.controller.ts। हमें वैलिडेशन लॉजिक लिखने के लिए एक और फाइल चाहिए होगा जहां हम अपना स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे। तो इसका नाम हम रखेंगे post.schema.ts, और हमें चाहिए एक मिडलवेयर। तो इसका नाम मैं रखूँगा post.middleware.ts। अब अपनी फ़ाइल को इस तरह से स्ट्रक्चर करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट को जैसा चाहें वैसा स्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इस तरह से राउट्स को या इस तरह से मॉड्यूल्स को सेपरेट रखना अच्छा होता है। इससे कोड को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैं राउट में आकर के अपना राउट डिफ़ाइन करूँगा पोस्ट के लिए। तो हम राउटर इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस से, एंड राउटर इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ हम एक पोस्ट राउट डिफ़ाइन करेंगे जो कि पोस्ट राउट के रूट को रिस्पॉन्ड करेगा, और इसका हैंडलर होगा क्रिएट पोस्ट। ये जो क्रिएट पोस्ट हैंडलर है वो एक्चुअली हम डिफ़ाइन करेंगे कंट्रोलर के अंदर, पर उससे पहले पोस्ट के लिए एक राउट डिफ़ाइन कर देते हैं मेन सर्वर में। तो यहाँ हम लिखेंगे app.use
API/post, और इस पोस्ट को हैंडल करने के लिए जो राउट हैंडलर होगा वो होगा पोस्ट राउट हैंडलर, और इसे हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर, पोस्ट फोल्डर के अंदर, पोस्ट राउट से, जो कि है ये फाइल। अभी फ़िलहाल यहाँ रेड लाइन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अपने इस राउटर को एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, लेट्स हिट सेव, और इसे अब सही हो जाना चाहिए था पर क्यों नहीं हुआ, एक मिनट। post/post.route.js, और हाँ, अब ये हमारा पोस्ट राउट हैंडलर जो है इंपोर्ट हो रहा है प्रॉपरली। अब हमें क्रिएट करना है क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर। इस क्रिएट पोस्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने पोस्ट कंट्रोलर से। लेट्स हिट सेव और कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ हमें चाहिए रिक्वेस्ट और रिस्पांस का टाइप, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस से, और अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें चाहिए प्रिज्मा क्लाइंट। तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम @prisma client। प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टेंशिएट कर लेंगे, और अब हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे क्रिएट पोस्ट, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंटेंट। उसके बाद हम अपने प्रिज्मा क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं पोस्ट टेबल पे न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए, और डेटा को हम सेट कर रहे हैं इक्वल टू कंटेंट। लेट्स हिट सेव। अब ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये क्या है? ओके, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो है वो एक टाइप है, इसीलिए यहाँ पे हमें पहले टाइप कीवर्ड डालना ज़रूरी था। ओके, एक और टाइपो मैंने किया है। फाइल का नाम मैंने दिया है post.controller.ts, जबकि इसे होना चाहिए था post.controller.ts। तो इसे रीनेम कर लेते हैं, यहाँ R छूटा हुआ है, और इसे सही कर लेते हैं post.controller.ts। लेट्स हिट सेव। अब अगर हम इस एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें तो हमारा कंटेंट जो है वो इंसर्ट होना चाहिए डेटाबेस में। इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कलेक्शन बना करके रखा है, तो एक और न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसे नेम दे देते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, और यहाँ एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। इसका नाम हम दे देते हैं होम, और जस्ट एक बार अपने होम पेज को एक्सेस करके देखते हैं। http://localhost:4000। होपफुली हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ से भी मिलना चाहिए। ओके, आई थिंक मैंने सर्वर स्टॉप किया था। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अपने ब्राउज़र से URL कॉपी कर लेता हूँ और इसे पोस्टमैन पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी भी कनेक्शन रिफ्यूज्ड। वाई डिड कनेक्शन गेट रिफ्यूज्ड? ओके, फॉर सम रीज़न हमारा सर्वर जो है वो स्टॉप्ड है। वाई? एक बार मैं टर्मिनल से स्टॉप करके फिर से npm रन डेव करता हूँ। ओके, यहाँ प्रॉब्लम एक एरर आ रहा है, प्लीज़ रन प्रिज्मा जनरेट, ट्राई टू इम्पोर्ट इट अगेन। ओके, हमने प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट नहीं किया, तो लेट्स रन द कमांड npx प्रिज्मा जनरेट। ओके, तो हमारा प्रिज्मा क्लाइंट अब जनरेट हो चुका है। होपफुली अब हमारा सर्वर एरर नहीं थ्रो करेगा। लेट्स इट रिफ्रेश। हाँ, तो ब्राउज़र में ही ओपन हो रहा है। होपफुली अब ये पोस्टमैन में भी सही से काम करना चाहिए। हाँ, तो पोस्टमैन में भी हमें रिस्पांस मिल रहा है अपने रूट राउट पे हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैं एक डिफरेंट फ़ोल्डर बनाऊँगा, ऐड फोल्डर, और ये फ़ोल्डर सारे रिक्वेस्ट होल्ड करेगा पोस्ट से रिलेटेड। तो इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ पोस्ट, और यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करूँगा
which will get all the posts. तो localhost /API/posts. Let's hit save. एक्चुअली हमें यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है और हमें अपने रिक्वेस्ट के बॉडी में रॉ डेटा अटैच करना है जो कि जेसन फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ एक जेसन अटैच कर देते हैं जिसमें हमारा की है कंटेंट और वैल्यू है टेस्ट कंटेंट। लेट्स हिट सेंड। ओके 404 नॉट फाउंड। वाई नॉट फाउंड? हो सकता है कि हमारे राउट का API/posts नहीं है, मैंने यहाँ प्लूरल यूज़ किया है, पोस्ट के साथ मैंने s लगा दिया है तो सिर्फ पोस्ट है यहाँ पे। अब सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। 500 इंटरनल सर्वर एरर। क्या हुआ? क्या सर्वर एरर आया? cannot destructure property content of request.body. why did it happen? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें एक यहाँ मिडलवेयर लगाना था ताकि हम अपने रिक्वेस्ट बॉडी में जेसन ऑब्जेक्ट को रीड कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे app.use express.json इस लाइन को हमें लिखना होगा। बेसिकली हम अपने ऐप को कह रहे हैं कि जेसन बॉडी को पार्स करना है हमें, ठीक है। लेट्स हिट सेव एंड रीसेंड द रिक्वेस्ट। ओके 201 क्रिएटेड। हमारे पोस्ट का आईडी है ये और पोस्ट का कंटेंट है टेस्ट कंटेंट। तो हमारा क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक गेट पोस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं हम और ये कंट्रोलर क्या करेगा, सिंपली जितने भी पोस्ट हैं उन्हें फैच करेगा और इसे रिटर्न कर देगा। नाउ इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द पोस्ट डायरेक्टली, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस इफ़ वी सेंड एन ऑब्जेक्ट और इसके साथ हम कोई मैसेज भी भेजें जिससे कि हम ये इंडिकेट कर सकें फ्रंट एंड को कि जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। तो एक्चुअली मैं इन लाइंस को डिलीट कर दूंगा और एक्चुअली मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अपने डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। क्योंकि हो सकता है कि जब हम अपने डेटाबेस पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हों, बीच में कहीं कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से रिक्वेस्ट जो है फेल हो जाए, ऑपरेशन फेल हो जाए, हो सकता है। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ सिंपली सीधे पोस्ट रिटर्न करने के बजाय हम सक्सेस फ्लैग देंगे एक जो रिटर्न कर रहा है ट्रू और मैसेज विच इज़ सेइंग पोस्ट फेच्ड सक्सेसफुली। लेट्स डू सिमिलर थिंग विथ कैच ब्लॉक 2। इन केस ऑफ एरर हम सक्सेस को सेट करेंगे फॉल्स के इक्वल और मैसेज को सेट करेंगे फेल टू गेट पोस्ट। इससे फ्रंट एंड में एरर हैंडलिंग भी आसान हो जाएगा। अपने क्रिएट पोस्ट को भी हम दोबारा से लिखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से बॉडी के अंदर जो कंटेंट है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसे पोस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। सक्सेस होने पर हम स्टेटस सेंड कर रहे हैं 201 और जो क्रिएटेड पोस्ट है उसे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दे रहे हैं। इसी तरह से हम अपडेट पोस्ट कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट पोस्ट और ट्राई ब्लॉक के अंदर रिक्वेस्ट पैराम से हम अपने आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और रिक्वेस्ट बॉडी से हम अपने कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिज्मा क्लाइंट का यूज़ करके पोस्ट टेबल को अपडेट करेंगे हम, वेयर पोस्ट का आईडी जो है वो पैरम्स से मिले हुए आईडी के इक्वल होना चाहिए और डेटा जो है वो बॉडी से मिले हुए कंटेंट के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है जहाँ सक्सेस को हम सेट ट्रू करेंगे और यहाँ एक मैसेज दे देंगे पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और कैच ब्लॉक में हम एरर को हैंडल कर लेंगे सही से। अभी ये
वेयर ब्लॉक क्यों एरर थ्रो कर रहा है? अब ये कह रहा है आईडी माइट बी स्ट्रिंग और अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हमारा आईडी जो है वो अनडिफाइंड हो। रिक्वेस्ट का पैरामीटर हमने कहीं पे ये इंश्योर नहीं करा कि आईडी अवेलेबल हो ही। तो इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले तो इन कंट्रोलर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट पोस्ट और अपडेट पोस्ट। और क्योंकि हमने यहाँ एक रेस्टफुल एपीआई डेवलप किया है, इसलिए हम सेम एंड पॉइंट पे ही पोस्ट को क्रिएट करने के लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पोस्ट को रीड करने के लिए एक गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और पोस्ट को अपडेट करने के लिए एक पुट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। इसी तरह से हमें पोस्ट को डिलीट करने के लिए भी एक राउट चाहिए, और डिलीट पोस्ट हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स हिट सेव। अब ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा आईडी और कंटेंट हमेशा रिक्वेस्ट में प्रेजेंट हो, हम क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट का स्कीमा डिफाइन करेंगे और मिडलवेयर में हर एक रिक्वेस्ट को हम वैलिडेट करेंगे, ताकि गलती से भी हमें फ्रंट एंड से कोई इनवैलिड रिक्वेस्ट ना आए। हम उसे पहले वैलिडेट करें और उसके बाद ही डेटाबेस पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने पोस्ट का स्कीमा डिफाइन करूँगा, जिसके लिए मैं Zod लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंस्टॉल Zod। सो लेट्स रन npm इंस्टॉल Zod। और अब हम Zod को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट z फ्रॉम Zod। और हम एक क्रिएट पोस्ट स्कीमा डिफाइन करेंगे जिसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इस स्कीमा में होगा कंटेंट, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और मिनिमम 1 कैरेक्टर यहाँ होना ज़रूरी है। और हम एक मैसेज भी सेट कर देंगे कि कंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। पोस्ट को अपडेट करने के लिए हमें अगेन कंटेंट चाहिए। लेट्स हिट सेव। और अब मिडलवेयर में आकर के हम अपने हर एक रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने का लॉजिक लिखेंगे। सो लेट्स इंपोर्ट नेक्स्ट फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट, एंड ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स। सो लेट्स राइट टाइप इन फ्रंट ऑफ दीज टाइप्स। यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे Zod, और हम इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट पोस्ट स्कीमा और अपडेट पोस्ट स्कीमा। और इन्हीं दोनों स्कीमा के अगेंस्ट हम अपने पोस्ट को क्रिएट करने के फॉर्म का डेटा और अपडेट के फॉर्म का डेटा, इन दोनों को ही वैलिडेट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन वैलिडेट क्रिएट पोस्ट। अब इस फंक्शन के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक का वंस अगेन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रिएट पोस्ट स्कीमा के अगेंस्ट अपने रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स कर रहे हैं। अगर पार्सिंग सक्सेसफुल रहा तो हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर चले जाएंगे, अगर नहीं रहा तो हम यूज़र को स्टेटस कोड सेंड करेंगे 400 और सक्सेस को सेट करेंगे फॉल्स, और यहाँ मैसेज एक सेट करेंगे इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी। अपने इस फंक्शन को हमें एसिंक्रोनस रखना होगा, क्योंकि पार्सिंग एक एसिंक्रोनस टास्क है। लेट्स हिट सेव। इसी तरह से हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो अपडेट पोस्ट को भी वैलिडेट करेगा। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपडेट पोस्ट स्कीमा जो है उसके अगेंस्ट अपने रिक्वेस्ट बॉडी को पार्स कर रहे हैं, और अगर पार्सिंग फेल होता है अगेन हम 400 स्टेटस सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड को। यहाँ हमें एक और चीज़ इंश्योर करना है कि रिक्वेस्ट पैरामीटर में आईडी भी अवेलेबल हो। तो पार्सिंग सक्सेसफुल होने के बाद हम चेक करेंगे इफ़ आईडी इज़ अवेलेबल इन पैराम। तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट params. If there is no ID, then we will return again 400, and we will set the error message equal to ID is required. Let's hit save. इसी तरह से हमें डिलीट पोस्ट रिक्वेस्ट को भी वैलिडेट करना होगा, और यहाँ हमें बस एक चीज़ देखना है कि पैराम्स में आईडी अवेलेबल है या नहीं, और अगर आईडी अवेलेबल नहीं है तो हम 400 रिस्पॉन्स सेट करेंगे। लेट्स हिट सेव। और अब राउट में हम अपने सारे वैलिडेटर मिडलवेयर्स को
इंपोर्ट कर लेंगे और हर एक वैलिडेटर को उसके कोरिस्पॉन्डिंग हैंडलर के बीच में एज अ मिडलवेयर सेट कर देंगे। लेट्स इट सेव। यहाँ हमारा टाइपस्क्रिप्ट अभी भी कंप्लेन कर रहा है क्योंकि आईडी स्ट्रिंग या फिर अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ हम सिंपली एक इफ़ चेक लगा देंगे। इफ़ आईडी इज़ नॉट अवेलेबल वी विल रिटर्न रिस्पॉन्स विथ 400 स्टेटस कोड। और यही सेम चीज़ हम डिलीट पोस्ट कंट्रोलर में भी कर देंगे। लेट्स इट सेव। और अब हमारा API जो है वो रेडी है। तो कुल मिलाकर हमने किया क्या, इन सभी चीज़ों को हम एक फ़ाइल में भी लिख सकते थे। हम अपने स्कीमास को एक ही फाइल में डिफ़ाइन कर सकते थे, चाहते तो इस राउट में ही, इस राउट फाइल के अंदर ही यहीं हम अपना कंट्रोलर भी डिफ़ाइन कर सकते थे, अपना मिडलवेयर भी हम यहीं डिफ़ाइन कर सकते थे, और कंट्रोलर्स भी हम, जैसा मैंने कहा, राउट्स के अंदर ही डिफ़ाइन कर सकते थे। लेकिन इस तरह से जब आप कोड के डिफरेंट लॉजिक्स को सेपरेट कर देते हो अलग अलग फाइल में, तो फिर अपने कोड बेस को मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है और लॉजिक्स को अप्लाई कर पाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमने यहाँ राउट में हर एक राउट के लिए एक अलग अलग वैलिडेटर लिखा और हर एक राउट पे अलग अलग वैलिडेटर अप्लाई किया, और इसे समझ पाना अभी आसान है। क्यों? क्योंकि हमने अपने कोड को इस तरह से डिफरेंट फाइल्स में सेपरेट कर दिया। नाउ लेट्स रन द सर्वर वंस अगेन, npm run dev, और एक बार पोस्टमैन से चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। तो हमने एक गेट नहीं, ये था क्रिएट राउट। तो हमारा क्रिएट राउट तो काम कर ही रहा था। अब एक गेट पोस्ट राउट, अपडेट पोस्ट राउट और डिलीट पोस्ट राउट, इन सभी के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिस्पॉन्स फ्रॉम गेट पोस्ट, इसे एक बार रीनेम कर लेते हैं गेट ऑल पोस्ट। इसे हम रीनेम कर लेते हैं अपडेट पोस्ट। और यहाँ हमें जिस पोस्ट को अपडेट करना है उसका आईडी देना होगा। अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। और हमें रिक्वेस्ट जो सेंड करना है वो होगा पुट रिक्वेस्ट। यहाँ से एक आईडी कॉपी करके अपडेट पोस्ट में यहाँ आईडी पेस्ट करके एक बार रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, सक्सेस इज़ ट्रू, मैसेजेस पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे बॉडी में एक बार कंटेंट को चेंज करके देखते हैं, अपडेटेड। लेट्स इट सेव, लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट, और अब हमारा कंटेंट जो है वो अपडेट हो चुका है। इसी तरह से हमें एक डिलीट राउट भी क्रिएट करना है, तो इसे हम नाम देते हैं डिलीट। और यहाँ भी चाहिए हमें पोस्ट का आईडी, और यहाँ रिक्वेस्ट जो हमें सेंड करना है उसका टाइप होगा डिलीट। लेट्स सेंड द डिलीट रिक्वेस्ट एंड सक्सेस इज़ ट्रू, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हमारा API तो बन करके रेडी हो चुका है। हम पोस्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं, पोस्ट को रीड कर पा रहे हैं, उसे अपडेट कर पा रहे हैं और डिलीट कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू फ्रंट एंड। पर उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को एक बार MongoDB में भी दिखा देता हूँ कि हमारे डेटाबेस में डेटा एक्चुअली इंसर्ट हो रहा है। तो हमारा डेटाबेस था माइक्रो ब्लॉगिंग। यहाँ एक पोस्ट टेबल बना है और इसके अंदर अभी दिस कलेक्शन हैज़ नो डेटा। वाई? क्योंकि हमने डिलीट कर दिया था। एक बार फिर से चलते हैं क्रिएट पोस्ट पे, टेस्ट कंटेंट 1 इसका नाम देते हैं। लेट्स सेंड रिक्वेस्ट एंड लेट्स रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट कंटेंट 1 ये पोस्ट हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में हमने एक प्रोजेक्ट स्पिन अप कर लिया है, जिसे हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही npx create next ऐप के हेल्प से क्रिएट किया था। यहाँ हमें एक लैंडिंग पेज मिला है।
इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, npm run dev, और हमें इस तरह का एक बेसिक ऐप मिल जाता है। तो अभी यहाँ लैंडिंग पेज में ये जो होम कंपोनेंट है, इसमें जो कुछ भी है इसे हम डिलीट कर लेंगे। यहाँ h1 के अंदर हम पहले अपने ऐप का नाम लिख देते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप। इस मेन एलिमेंट पे हम कुछ टेलविंड CSS अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा मेन पेज जो है उसका हाइट हो जाए स्क्रीन के इक्वल और ये सेंटर अलाइन हो जाए। लेट्स हिट सेव एंड लेट्स चेक द आउटपुट। सो दिस इज़ हाउ आवर ऐप लुक्स। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये डार्क मोड ऑफ करना है, तो मैं global.css में जा कर के ये प्रेफर्स कलर स्कीम में ये डार्क के बजाय मैं इसे कर दूंगा लाइट। लेट्स हिट सेव। और अब हमें यहाँ चाहिए एक फॉर्म। सो लेट्स क्रिएट फॉर्म। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें चाहिए लेबल, और ये लेबल होगा कंटेंट के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट एरिया जिसका आईडी होगा कंटेंट, नेम होगा कंटेंट, और इसमें कुछ बेसिक स्टाइलिंग हमने दिया है। इसे हमने बॉर्डर दिया है, इसके बॉर्डर का कलर दिया है ग्रे 300, इसे हमने कर दिया राउंडेड, एंड वी हैव अप्लाइड पैडिंग ऑफ 2 पिक्सल। हमारे पास एक सबमिट बटन भी है। लेट्स हिट सेव। और ये रहा हमारा फॉर्म जो बिल्कुल ही अगली दिख रहा है। यू नो व्हाट, अपने इस हेडिंग को हम मेन कंटेंट से बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में रहे, और इसलिए हम अपने पूरे पेज को एक फ्रैगमेंट के अंदर रैप कर देंगे, और अपने हेडिंग को हमें सेंटर में लाना है। तो mx को हमें सेट करना होगा ऑटो के इक्वल टेक्स्ट सेंटर, और हमें विड्थ इसे देना होगा मैक्स विड्थ 7 XL। लेट्स हिट सेव। मार्जिन टॉप का भी ज़रूरत है, तो empty 10। लेट्स हिट सेव। अपने फॉर्म के ऊपर भी हम क्लास अप्लाई करेंगे फ्लेक्स का, जिससे कि फॉर्म के सभी एलिमेंट एक वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स हिट सेव। और यहाँ पे एक स्पेस नहीं है, जिस वजह से हमारा बॉर्डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स हिट सेव। ओके, हमें अपने फॉर्म को थोड़ा सा और सुंदर बनाने की ज़रूरत है, तो इसे हम रखेंगे एक डिव के अंदर, और अपने इस फॉर्म को हमें एक हेडिंग देना है, क्रिएट न्यू पोस्ट, और इसे एक तरह का कार्ड होना चाहिए। तो इसे हम देंगे बॉर्डर ग्रे 300, राउंडेड, MD पैडिंग हम इसे देंगे 4, और हम इसे देंगे शैडो MD। लेट्स हिट सेव। मुझे लगता है पैडिंग हमें बढ़ा देना चाहिए। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट बेटर। बट सिंस ये ट्यूटोरियल CRUD ऑपरेशन के बारे में है, ना कि स्टाइलिंग के बारे में, इसलिए इससे ज़्यादा स्टाइल मैं अपने इस फॉर्म को नहीं देने वाला हूँ। अब हमें अपने इस फॉर्म को वर्किंग बनाना है। तो इस फॉर्म में हम एक ऑन सबमिट इवेंट पर हैंडल सबमिट का फंक्शन इन्वोक करना है। तो हम अपने हैंडल सबमिट को डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स हिट सेव। अब एक रन टाइम एरर आ रहा है, क्या इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रॉप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट होता है Next.js में बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सर्वर कंपोनेंट होता है, और यहाँ हम ब्राउज़र APIs का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑन सबमिट, ये जो फॉर्म में ऑन सबमिट इवेंट है, ये एक ब्राउज़र में ही ट्रिगर हो सकता है, इसलिए हमें इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए यहाँ ऊपर हम एक डायरेक्टिव देंगे यूज़ क्लाइंट। लेट्स हिट सेव एंड नाउ एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। नाउ लेट्स चेक कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं, एंड करेंटली वी आर लॉगिंग द मैसेज फॉर्म सबमिटेड ओवर हियर। अब अपने फॉर्म के कंटेंट को हमें कैप्चर करना है, तो इसलिए हम यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, और हमें एक हैंडल कंटेंट चेंज नाम का फंक्शन डिफाइन करना होगा, जो कि कंटेंट के वैल्यू को सेट करेगा जब भी हम अपने फॉर्म में वैल्यू को चेंज करें तब। तो इस टेक्स्ट एरिया पे हमें इस इवेंट को ट्रिगर करना है। इसका वैल्यू होगा कंटेंट के इक्वल, और ऑन चेंज हमें रखना है इक्वल टू हैंडल कंटेंट चेंज फंक्शन। लेट्स हिट सेव। let's log the content on submit, and as we can see content is now being logged। अब इस submit फंक्शन में हमें एक रिक्वेस्ट भेजना है अपने API को, ताकि एक न्यू कंटेंट क्रिएट हो सके। तो एक रियल वर्ल्ड ऐप में क्या होता है, हम अपने API का एंड पॉइंट एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। यहाँ मैं सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा कॉन्स्टेंट्स नाम से,
जहाँ मैं अपने API का बेस URL डिफ़ाइन कर दूँगा और उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा एंड पॉइंट्स नाम का। अब इस एंड पॉइंट के अंदर हम पोस्ट एंड पॉइंट डिफ़ाइन करेंगे, जो कि वंस अगेन एक ऑब्जेक्ट होगा जो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, इन सभी के लिए जो एंड पॉइंट हमें रखना है वो सब हम यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे। लेट्स हिट सेव। हमारे बेस URL का पोर्ट 3000 नहीं है बल्कि पोर्ट 4000 है, तो इसे सही कर लेते हैं। अब पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम कहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे? endpoints.post.create पर। लेट्स कम बैक टू आवर होम पेज और रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं एक लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा जो कि है Axios। एक्चुअली अगर हम चाहें तो ब्राउज़र के फेच API का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे Axios यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है, तो मैं अपने आदत की वजह से Axios इंस्टॉल कर रहा हूँ। npm install Axios। Let's import Axios from Axios and let's also import our endpoints from constants। और अब हमें अपने handle submit के अंदर Axios के हेल्प से अपने फॉर्म को पोस्ट करना है। तो axios.post के बाद यहाँ हमने प्रोवाइड किया है अपना URL और उसके बाद हमने प्रोवाइड किया है कंटेंट, और देन ब्लॉक में हम अपने रिस्पॉन्स को यहाँ लॉग कर सकते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे ये पैटर्न पसंद नहीं है, मुझे ट्राई कैच ब्लॉक ज़्यादा पसंद है। सो लेट्स अनडू दिस एंड वी विल सेंड पोस्ट टू बैकएंड with try catch block। So here we are sending request to endpoint and we are attaching the content with our request and we are simply logging the response which we are getting from our API। अभी क्योंकि हमारा ये जो रिक्वेस्ट है ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसलिए हमें अपने फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा बाय राइटिंग async कीवर्ड बिफोर दिस फंक्शन डेफिनेशन। लेट्स हिट सेव। नाउ cannot find /add/constants। why? What happened? I think we need to move this constants folder to our source folder. Let's move it, and now we can import this endpoints object from our constants file. Let's hit save. Now let's try to submit this form and see what happens, and nothing happened. Why? Because server is not running. Let me spin up the server, npm run dev. Let's refresh the page and let me try to submit. Okay, access to XML HTTP request at this from origin has been blocked by course policy। ओके, हमारा जो बैकएंड है वो इस फ्रंट एंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? कोर्स पॉलिसी की वजह से। अब कोर्स पॉलिसी क्या है आप गूगल करके देख लीजिएगा। बेसिकली हमारा बैकएंड जो है वो किसी भी वेबसाइट को अलाउ नहीं करता है हमारे इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के लिए। हमें स्पेसिफिकली प्रोवाइड करना होता है उन सारे डोमेन्स का नेम जो कि अलाउड होगा हमारे इस API को यूज़ करने के लिए। तो अलाउड डोमेन्स को ऐड करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा अपने प्रोजेक्ट में जिसका नाम है कोर्स। सो npm install course and let's import course from course, and we also need to install its type. So let's copy it and install the type। और अब सबसे पहले we have to configure the course policy। So app.use course, और यहाँ हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ हमें origin को सेट करना है इक्वल टू एन एरे
और ये एरे होगा लिस्ट ऑफ दोज डोमेन्स विच शुड बी अलाउड टू सेंड रिक्वेस्ट टू दिस API। तो हमारे फ्रंट एंड का जो डोमेन है उसे यहाँ हमें देना होगा। लेट्स हिट सेव and hopefully this should work. Let's spin up the server once again and let's try to resend this form, and again we are getting the same error, probably because I have not configured course policy as it should have been. Okay, सब कुछ सही था, बस मुझे यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश जो मैंने लगा करके रखा था उसे नहीं लगाना था। लेट्स हिट सेव एंड लेट्स रीट्राई। ओके, अब हमारे पास दूसरा एरर आ रहा है 404, मतलब ये जो एंड पॉइंट है API/post इज़ नॉट फाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है? ये रिक्वेस्ट जा रहा है API/posts पे। तो हमने अपने फ्रंट एंड में API में यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश दे दिया है और उसके बाद बेस URL के बाद हमने यहाँ भी एक फॉरवर्ड स्लैश दिया है, जिस वजह से 2 फॉरवर्ड स्लैश आ जा रहा है हमारे URL में। तो एक फॉरवर्ड स्लैश को मैं हटा देता हूँ। लेट्स हिट सेव एंड होपफुली नाउ दिस शुड वर्क। ओके, अगेन 404 not found. Why? API/post. ओके, हमारा जो API है वो पोस्ट यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो एक काम करते हैं, बैकएंड को ही सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पे इसे पोस्ट नहीं, एक्चुअली पोस्ट्स ही होना चाहिए, ज़्यादा सेंस प्लूरल ही बनाता है। नाउ let's submit it once again, and now success is true, post created successfully. Okay, तो अब अगर हम पोस्टमैन में जा कर के अपने इस नए पोस्ट को देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो गेट ऑल पोस्ट्स, इस रिक्वेस्ट का हम यूज़ करेंगे और एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और क्योंकि हमने इसे प्लूरल कर दिया है तो यहाँ एक S लगा दीजिए और उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास अब 3 पोस्ट है। ये पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट और तीसरा पोस्ट। ये दूसरा और तीसरा पोस्ट सेम नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सबमिट बटन 2 बार प्रेस करा था, इसलिए सेम कंटेंट से 2 पोस्ट क्रिएट हुए हैं। ओके, तो हम पोस्ट क्रिएट तो कर पा रहे हैं अपने फ्रंट एंड से। अब वक्त है रीड करने का, अपने API से पोस्ट्स को रीड करने का। तो लेट्स डू दैट। हियर व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड अनदर स्टेट फॉर स्टोरिंग द पोस्ट्स, एंड ऑन पेज लोड, जब हमारा पेज लोड होगा तो हमें एक रिक्वेस्ट सेंड करना है अपने API के गेट पोस्ट्स एंड पॉइंट पे, और फिर इसे हम रेंडर करेंगे हमारे पोस्ट के कार्ड पे। तो यहाँ हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, और ये रहा हमारा फेच पोस्ट फंक्शन जो कि एक्सियोस का यूज़ करके गेट ऑल पोस्ट एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, और रिस्पॉन्स जो हमारा आ रहा है उसके डेटा को ये पोस्ट स्टेट में सेव कर रहा है। Let's import this use effect hook from React, and for now let's simply log response data. Let me reload the page, और आप देख सकते हैं यहाँ हमें सक्सेस ट्रू के इक्वल मिल रहा है और मैसेज है पोस्ट फेच सक्सेसफुली, और हमें पोस्ट नाम का एक एरे मिल रहा है जहाँ 3 पोस्ट हैं। अब हमें इन तीनों पोस्ट को रेंडर करना है। तो यहाँ मैं एक कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा, कंपोनेंट्स,
और हमें इस कोड को रीफैक्टर करने की ज़रूरत है। हमारा ये वाला सेक्शन जो है ये पोस्ट को क्रिएट करने का काम आ रहा है, तो इसे हम एक सेपरेट कंपोनेंट में डाल सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट, क्रिएट पोस्ट कार्ड डॉट tsx एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और यहाँ हमें रिटर्न करना है ये फॉर्म। तो इसे यहाँ से कर लेंगे कट और यहाँ इसे कर लेंगे पेस्ट, और ये हैंडल सबमिट, हैंडल ऑन चेंज, इसे भी हम कट कर लेंगे और इस फंक्शनल कंपोनेंट में इसे पेस्ट कर देंगे। और दिस content state is no longer needed in home page, so let's cut this thing also and paste it over here. And now we need to import useState, we need to import Axios and endpoints. Now everything is good, let's hit save। और अब हमें अपने पेज में यहाँ अपने क्रिएट पोस्ट कार्ड को सिंपली रेंडर कर देना है, और इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे कंपोनेंट्स फोल्डर से। लेट्स हिट सेव एंड लेट मी refresh the page to make sure that everything is working as it was before, and yes, it's working just like before। हम अपने सबमिट फॉर्म का बटन थोड़ा सा स्टाइलाइज कर लेते हैं। तो इसे हम बैकग्राउंड दे रहे हैं ब्लू, इसका टेक्स्ट दे रहे हैं हम वाइट, इसे हम राउंडेड बना रहे हैं और इसे पैडिंग दे रहे हैं 2 पिक्सल का। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। नाउ वी नीड टू क्रिएट कार्ड फॉर पोस्ट। तो सबसे पहले कार्ड्स का एक कंटेनर हम डिफ़ाइन करेंगे जो कि होगा एक फ्लेक्स, और फ्लेक्स के आइटम्स कॉलम में अलाइंड होंगे, और यहाँ हमें रेंडर करना है पोस्ट्स का कार्ड। तो अपने पोस्ट कार्ड को हम यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं, पोस्ट कार्ड डॉट tsx। और यहाँ सबसे पहले हमें अपने पोस्ट का इंटरफेस डिफ़ाइन करना है। पोस्ट कार्ड prop is going to be like this. Now this card is going to have border of gray 300, it's going to be rounded with padding 10 and shadow MD। और इस कार्ड का कंटेंट हमें रेंडर करना है H एलिमेंट में नहीं बल्कि पैराग्राफ एलिमेंट में। अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ हम अपने ID डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप नेवर। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि हमने पोस्ट का टाइप अपने कंपोनेंट में डिफ़ाइन नहीं किया है। तो ये जो इंटरफेस है इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट इंटरफेस पोस्ट कार्ड प्रॉप्स, और इसका नाम पोस्ट कार्ड प्रॉप्स रखने के बजाय हमें इसका नाम रखना चाहिए पोस्ट, और इसे भी होना चाहिए पोस्ट। नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस टाइप पोस्ट, और इस एरे का टाइप हम सेट करेंगे इक्वल टू पोस्ट। नाउ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट पोस्ट्स इज गोइंग टू होल्ड पोस्ट्स, and we are going to typecast it as array of post. Post.map is not a function. Okay, response.data.posts should be set as posts. Here I was making mistake. Let's remove it from here. Let's hit save और इसे कर लेते हैं सही। और अब हमारा पोस्ट रेंडर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम है पोस्ट कार्ड में, और वो ये है कि हमने पोस्ट का टाइप गलत डिफ़ाइन किया है। ये पोस्ट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पोस्ट कार्ड के कंटेनर पे मार्जिन देने का ज़रूरत है, तो empty-10, let's hit save, and now it's looking good।
Let's create one more post, test post from front end. Let's submit and nothing happened. Why nothing happened? ओके तो हमारा क्रिएट न्यू पोस्ट फंक्शनैलिटी काम तो कर रहा है, लेकिन जब हम अपने पोस्ट को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सबमिटेड पोस्ट तुरंत नहीं शो हो रहा है, हमें अपने पेज को रीलोड करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, एक बार मैं फिर से करके एक बार दिखा देता हूँ। टेस्ट पोस्ट, लेट्स हिट सबमिट, और हमारा पोस्ट जो है सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ नीचे नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं पेज रिफ्रेश करूँगा F5 प्रेस करके, और अब मैं अगर नीचे आऊँ तो ये देखिए टेस्ट पोस्ट हमारा अब नज़र आ रहा है। तो इसे कैसे ठीक करना है, 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ये कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक सबमिटिंग का स्टेटस नज़र आना चाहिए, और दूसरा सबमिट सक्सेसफुली हो जाने पर हमारे पोस्ट को यहाँ हमारा जो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को फिक्स करते हैं। चलिए ये कैसे करना होगा। हमें करना क्या है, हमें अपने होम पेज में ये जो पोस्ट वाला स्टेट है इसे अपडेट करना होगा जब भी हम नए पोस्ट को क्रिएट करें, क्रिएट पोस्ट कार्ड के हेल्प से। तो यहाँ हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेंगे और इस फंक्शन को हम पास कर देंगे क्रिएट पोस्ट कार्ड में, जो कि इंडिकेट करेगा कि कोई भी नया पोस्ट अभी क्रिएट हुआ है, और ऐसे होने पे हम अपने पोस्ट को अपडेट कर लेंगे। सो लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन, कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट पोस्ट, और ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा जो कि होगा न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, जिसका टाइप होगा पोस्ट। एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं। जितने भी एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं उसे स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से स्प्रेड कर ले रहे हैं, और एट द एंड अपने न्यूली क्रिएटेड पोस्ट को, जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को पास होगा, उसे एट द एंड अपेंड कर दे रहे हैं एरे में। अगर हम चाहें तो इसे एंड में रखने के बजाय इसे बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, और इस फंक्शन को हम पास कर देंगे क्रिएट पोस्ट कार्ड को। सो क्रिएट पोस्ट कार्ड को एक प्रॉप हम दे रहे हैं ऑन पोस्ट क्रिएटेड, और इसे हम दे रहे हैं एक फंक्शन जो कि है हैंडल क्रिएट पोस्ट, जो हमने अभी अभी डिफ़ाइन करा। अब इसे भी अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रॉप है उसका टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं, इंटरफेस क्रिएट पोस्ट कार्ड prop. There is going to be a function, and this function will expect a post of type post and it will return nothing. That's why इसे हम void के इक्वल सेट कर रहे हैं। इस फंक्शन को एज अ प्रॉप हम रिसीव करेंगे अपने इस कार्ड में, और इस जगह जहाँ हम अपने बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए, यहाँ डेटा को लॉग करने के बाद ऑन पोस्ट क्रिएटेड इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसे आर्ग्यूमेंट में पास करके दे देंगे हम अपना न्यूली क्रिएटेड जो पोस्ट है उसे, जो कि हमें बैकएंड से मिल रहा होगा। लेट्स हिट सेव एंड नाउ लेट्स चेक। लेट मी फर्स्ट रिफ्रेश, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट 2 सबमिट, और ये देखिए ये टेस्ट 2 नाम का जो पोस्ट है यहाँ हमें अब नज़र आ रहा है। एक और यहाँ पे एक सबमिटिंग स्टेट होना चाहिए था, तो उसे हैंडल करने के लिए हम एक और यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्ट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एरे एंड द स्टेट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड इज़ पोस्टिंग एंड सेट इज़ पोस्टिंग। इनिशियली ये रहेगा फॉल्स, और जैसे ही हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले हम इस फ्लैग का वैल्यू सेट करेंगे ट्रू, और उसके बाद फाइनली ब्लॉक में सेट इज़ पोस्टिंग का वैल्यू हम सेट कर देंगे फॉल्स। और अपने सबमिट बटन पे आ जाएंगे और इस बटन को हम कर देंगे डिसेबल इफ़ इज़ पोस्टिंग इज़ फॉल्स, प्लस इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी अगर इज़ पोस्टिंग ट्रू रहा तो यहाँ पोस्टिंग का टेक्स्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ यहाँ सबमिट का टेक्स्ट नज़र आएगा। एक और चीज़ हमें करना है, सक्सेसफुली सबमिट हो जाने पर हमें अपने फॉर्म को रीसेट करना है। सो वी विल सेट द कंटेंट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। लेट्स हिट सेव, न्यू टेस्ट 3, लेट्स सबमिट। ओके, मेरा सर्वर नहीं चल रहा था तो एक बार
npm run dev से सर्वर को चला लेते हैं. Let me refresh the page. Test 3 submit and yes, now अब हमारा जो फॉर्म है ये भी रीसेट हो रहा है. ओके, तो हमने दो काम तो कर लिया. हम अपने पोस्ट को रीड कर पा रहे हैं और हम अपने पोस्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं. दो काम और बच चुका है, वो है अपडेट और डिलीट. तो सबसे पहले डिलीट पे काम कर लेते हैं. हमें एक डिलीट आइकन चाहिए होगा, तो इसके लिए हम लूसिड रिएक्ट का यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट. npm इंस्टॉल लूसिड रिएक्ट. तो डिलीट आइकन के लिए लूसिड रिएक्ट का हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ से एक डिलीट आइकन खोज लेते हैं. ये रहा डिलीट का ट्रैश आइकन. यहाँ से JSX कॉपी कर लेते हैं. कॉपी JSX. और अपने पोस्ट कार्ड में, हर एक पोस्ट कार्ड में हमें एक डिलीट आइकन देना है. फॉर नाउ लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर and my AI is suggesting me that I should use trash too, so let's do that and let's import it from Lucid React. Let's save. और अब देखते हैं कि यहाँ पे delete, अच्छा फिर से सर्वर स्पिन करना होगा. npm run dev. let's refresh. ओके, सो ये ट्रैश कैन तो नज़र आ रहा है. फ़िलहाल अभी कुछ भी हो नहीं रहा है. ट्रैश कैन पे क्लिक करने पे हमें करना क्या है, हमें इस ट्रैश कैन पे एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाना है जो कि ट्रिगर करेगा पोस्ट डिलीशन को. तो जैसे हमने पोस्ट क्रिएशन लॉजिक अपने क्रिएट पोस्ट कार्ड के अंदर डिफ़ाइन किया था, वैसे ही पोस्ट डिलीशन का लॉजिक हम अपने पोस्ट कार्ड के अंदर ही शो करें, डिफ़ाइन करें तो अच्छा रहेगा. So let's create handle delete post function and within try block we will send request to our endpoint for deleting the post. और हमें दो चीज़ चाहिए, इंपोर्ट करना होगा हमें. एक है constant और दूसरा है axios. प्लस we need to make this function an asynchronous function. और हमें क्या करना है कि जब भी हमारा कोई पोस्ट डिलीट हो तो उसके बाद हमें उस पोस्ट को अपने पेज से भी रिमूव कर देना है, UI से भी रिमूव कर देना है. तो टॉप लेवल में एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे हैंडल डिलीट पोस्ट. एंड वंस अगेन यहाँ हमें अपने पोस्ट एरे को अपडेट करना है. तो अपने पोस्ट एरे पे हम एक फ़िल्टर लगा रहे हैं और हम केवल उन पोस्ट को रिटर्न कर रहे हैं जिनका ID आर्ग्यूमेंट में पास्ड ID से मैच ना करे. और इस हैंडल डिलीट पोस्ट को हम अपने पोस्ट कार्ड को पास कर देंगे. सो ऑन डिलीट पोस्ट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हैंडल डिलीट पोस्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन द पोस्ट कार्ड प्रॉप. द फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रॉप इज़ गोइंग टू बी द पोस्ट एंड द सेकेंड आइटम इज़ गोइंग टू बी द ऑन डिलीट पोस्ट फंक्शन. नाउ लेट्स इट सेव. अब हमें अपने ट्रैश कैन के क्लिक पे इस हैंडल डिलीट पोस्ट को ट्रिगर करना है. तो हम अपने ट्रैश कैन पे ऑन क्लिक लगाएंगे, एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जो कि ट्रिगर करेगा हैंडल डिलीट को. एंड इनसाइड हैंडल डिलीट अगर डिलीशन इज़ सक्सेसफुल वी विल कॉल ऑन डिलीट पोस्ट. अभी हमें ये रेड स्क्विगली लाइन इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अपना जो ये हैंडल डिलीट पोस्ट फंक्शन है इसे अपने फंक्शनल कंपोनेंट के बाहर डिफ़ाइन किया है. सो लेट मी कट इट एंड डिफाइन इट ओवर हियर. लेट्स इट सेव. नाउ लेट्स सी इफ डिलीट फंक्शनैलिटी वर्क्स और नॉट. तो क्लिक करते हैं. ओके, पोस्ट डिलीट तो हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज लेना चाहिए यूज़र से कि पोस्ट डिलीट होने जा रहा है, आपको डिलीट करना है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स शो यूज़र एन अलर्ट मैसेज, a confirmation as message to be more specific. Confirmed is going to be equal to confirm, are you sure you want to delete this post? And if confirmed is false, then we will simply return.
लेट्स इट सेव, लेट्स सी। ओके हाँ, अब हमसे एक कन्फर्मेशन मैसेज पूछा जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट, कैंसल, एंड नथिंग हैपेंड। लेट्स डिलीट दिस टेस्ट 3। ओके ओके, और टेस्ट 3 डिलीट हो गया। ओके 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 ओके, एंड नाउ वी डोंट हैव एनी पोस्ट। यहाँ एक अच्छा सा मैसेज होना चाहिए था, नो पोस्ट अवेलेबल, बी द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स चेक इफ post dot length is equal to 0, then we can show the message no post found, be the first person to create new post, or create one to get started. Let's hit save. Okay, and now ये फीडबैक मैसेज हमें नज़र आ रहा है, नो पोस्ट फाउंड, क्रिएट वन टू गेट स्टार्टेड। ये सही है। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट पोस्ट, let's submit. Here we have our test post. Let's delete it, and it's deleted successfully. Okay, तो delete फंक्शनैलिटी भी हमारा काम कर रहा है। अब हमें आखिरी फंक्शनैलिटी पे काम करना है, जो कि होगा पोस्ट को अपडेट करने का। तो पोस्ट अपडेट करने के लिए भी यहाँ एक पेंसिल का आइकन होना चाहिए। तो लूसिड रिएक्ट में खोज लेते हैं एक पेंसिल, ये सही रहेगा, कॉपी JSX, और अपने पोस्ट कार्ड में हमें दिखाना है पेंसिल। ट्रैश कैन के बाद हम दिखाएंगे अपना पेंसिल, इसे भी सेम क्लास नेम दे देते हैं। एंड वंस अगेन, जस्ट लाइक हैंडल डिलीट पोस्ट, वी नीड अ फंक्शन हैंडल एडिट पोस्ट, और इसे भी हम पास करेंगे पोस्ट का आईडी। सबसे पहले इस पेंसिल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लूसिड रिएक्ट, and let's define our function handle edit post. Now let's think about what should be the logic to edit any post. हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इस पोस्ट कार्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए एक एडिट पोस्ट फॉर्म से, जब भी हम एडिट मोड में रहें तब। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टेट हुक जो इंडिकेट करेगा कि क्या हम अपने पोस्ट को एडिट कर रहे हैं। सो इज़ एडिटिंग इज़ इनिशियली गोइंग टू बी फॉल्स, और एडिटेड कंटेंट इज़ गोइंग टू बी पोस्ट डॉट कॉन्टेंट। अपने यूज स्टेट हुक को हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से, और हैंडल एडिट पोस्ट में सबसे पहले हमें सेट इज़ एडिटिंग के हेल्प से इज़ एडिटिंग स्टेट को ट्रू सेट करना है, और अगर इज़ एडिटिंग ट्रू है तो हमें रिटर्न करना है एक फॉर्म विच विल बी वेरी सिमिलर टू क्रिएट पोस्ट फॉर्म। तो AI ने जो हमें सजेस्ट किया है, इसे ही सिंपली पहले एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है। यहाँ एक डिव कंटेनर है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है। इस टेक्स्ट एरिया में इसका वैल्यू जो है वो एडिटेड कंटेंट के इक्वल है, और ऑन चेंज में हम एडिटेड कंटेंट के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास है एक बटन जो कि है एक्चुअली एक सबमिट बटन आई गेस, एंड ऑन क्लिक इट इज़ ट्रिगरिंग अ फंक्शन हैंडल एडिट पोस्ट विच इट शुड नॉट बी ट्रिगरिंग। इंस्टेड इस ऑन क्लिक में हमें एक न्यू फंक्शन ट्रिगर करना है जो कि सेव को हैंडल करेगा। सो हैंडल सेव एडिट पोस्ट, इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे अभी। सो const handle save edit post, and in this function we are going to make request to our API to update the post। यहाँ से ये set is editing को false सेट कर रहा है हमारा AI जो है, पर इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे अभी फ़िलहाल ट्रू ही रखना है। तो हम अपने एंड पॉइंट पे एक पुट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और कंटेंट को सेट कर रहे हैं इक्वल टू एडिटेड कंटेंट ऑन एडिट पोस्ट। ओके, एक ऑन एडिट पोस्ट होना चाहिए जो कि हमारे UI को रिफ्रेश कर दे पोस्ट के एडिट हो जाने पर, बट वी विल थिंक अबाउट इट लेटर।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रेड लाइन क्यों नज़र आ रहा है? ऑन क्लिक हैंडल सेव एडिट पोस्ट। क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम आईडी को पास कर रहे हैं? एक बार इसे हटा देते हैं। ओके, हाँ यही प्रॉब्लम था। हम यहाँ पे आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम आईडी पास ना करें तो फिर यहाँ आईडी हम शो कैसे करेंगे? ओके, तो ये आईडी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पोस्ट से। सो पोस्ट डॉट ID, लेट्स इट सेव। और फाइनली हमें इस एडिटिंग को सेट कर देना इक्वल टू फॉल्स, ताकि हमारा ये जो फॉर्म है एडिटिंग फॉर्म ये शो होना बंद हो जाए और वापस से हमारा जो पोस्ट कार्ड है वो ही रेंडर हो। लेट्स इट सेव। वन फाइनल थिंग, हमें अपने पोस्ट के एडिट हो जाने पर पोस्ट एरे को अपडेट करना है। तो इसके लिए हम पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ एक हैंडल अपडेट या हैंडल एडिट पोस्ट फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। ये रिसीव करेगा पोस्ट आईडी और पोस्ट, और यहाँ हम अपने पोस्ट एरे को अपडेट कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसके आईडी को मैच कर रहे हैं एडिटेड पोस्ट के आईडी से, और अगर दोनों का आईडी मैच हो रहा है तो हम अपने एग्जिस्टिंग पोस्ट का वैल्यू सेट कर रहे हैं इक्वल टू न्यूली अपडेटेड पोस्ट। इस हैंडल एडिट पोस्ट को भी हम पास कर देंगे अपने पोस्ट कार्ड को। ऑन एडिट पोस्ट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू हैंडल एडिट पोस्ट, और यहाँ अभी रेड लाइन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने प्रॉप को डिफाइन नहीं करा है। ऑन एडिट पोस्ट इज़ ऑल्सो going to be a function which will return nothing and will pass ID and post. So here handle save edit post इस फंक्शन में अपने पोस्ट को अपडेट करने के बाद हम ऑन एडिट पोस्ट फंक्शन को ट्रिगर करेंगे और इसे हम पास करेंगे पोस्ट आईडी और न्यूली क्रिएटेड पोस्ट। ओके, ये ऑन एडिट पोस्ट रेड क्यों नज़र आ रहा है? ओके, क्योंकि हमने यहाँ एज प्रॉप इसे पास नहीं किया है। लेट्स पास इट, लेट्स इट सेव एंड लेट्स इट सेव फॉर द लैंडिंग पेज और होम पेज एंड लेट्स अपडेट। लेट्स सी कि चेंजेस हुआ हमारे पेज में या नहीं। ओके, एडिट का ये पेंसिल तो नज़र आ रहा है, इसे सबसे पहले फ्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पोस्ट कार्ड में इन दोनों आइकन्स को हम एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर शो करेंगे। तो लेट्स हिट सेव। हमारा जो ये ट्रैश कैन है इसे रेड कलर में नज़र आना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा, इसको नीचे से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं और इसका कलर कर देते हैं ट्रैश का रेड, टेक्स्ट रेड 500, और अपने पेंसिल का कलर कर देते हैं ब्लू। लेट्स हिट सेव। ओके, नाउ इट्स बेटर। अब अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो हमारा पोस्ट कार्ड जो है वो रिप्लेस हो जा रहा है एक एडिट फॉर्म से, और इस पे जो टेक्स्ट है इसे अगर हम अपडेट करें और सेव पे क्लिक करें। ओके, वन इशू क्या हुआ? ऑन एडिट पोस्ट आईडी on edit post is not defined. On edit post is not defined कैसे? on edit post। ओके, यहाँ पे एक टाइपो है, ए आ गया गलती से। लेट्स इट सेव, लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। अपडेट, सेव। ओके, आई थिंक अपडेट तो हुआ लेकिन वो अपडेट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ यूआई में। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? रिफ्लेक्ट नहीं होने का वजह यही हो सकता है कि हैंडल एडिट पोस्ट में हमारा पोस्ट जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? आई थिंक बिकॉज यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल का नाम पोस्ट है, तो हमें इसका नाम चेंज कर देना चाहिए। इसे हम नाम देंगे अपडेटेड पोस्ट और यहाँ इसे अपडेट कर देंगे अपडेटेड पोस्ट से। तो अगर आईडी मैच हुआ
तो पोस्ट का वैल्यू रखना है इक्वल टू अपडेटेड पोस्ट। अगर आईडी मैच नहीं हुआ, अगर आईडी मैच नहीं हुआ तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है पोस्ट में वही रहेगा पोस्ट का वैल्यू। लेट्स इट सेव and let me refresh the page and let's try to update our post once again. Test post update to quick save and yes, now it works. तो हमने चारों ऑपरेशन सक्सेसफुली अपने इस फुल स्टैक ऐप में कर लिया। हम अपने पोस्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं, उसे रीड कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं और डिलीट भी कर पा रहे हैं। एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। कंटेंट 2 सबमिट पोस्टिंग एंड कंटेंट 2 इज़ हियर। कंटेंट 3 सबमिट पोस्टिंग एंड कंटेंट 3 इज़ हियर। हमारा डेटा परसिस्टेंट भी है। अगर मैं F5 प्रेस करूं तो बस हो ये रहा है कि हमारा जो पोस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें बैकएंड से मिल रहा है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे तो हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। तो अपने बैकएंड में हम क्यों ना ऑर्डर को डिसेंडिंग कर लें। यहाँ पे गेट पोस्ट जो है, यहाँ फाइंड मैनी है, यहाँ इसे ऑप्शन में ऑर्डर बाय सेट कर देते हैं, ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग। लेकिन here is one more problem, we have not created the column created at। तो हमें अपने स्कीमा में जा कर के created at प्रिज्मा स्कीमा में यहाँ created at कॉलम होना चाहिए और एक अपडेटेड ऐड भी होना चाहिए। और अपडेटेड ऐड का भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नाउ ही होना चाहिए। हमें प्रिज्मा क्लाइंट फिर से जनरेट करना होगा। सो लेट मी स्टॉप द सर्वर एंड जनरेट द प्रिज्मा क्लाइंट। npx प्रिज्मा क्लाइंट, सॉरी नॉट प्रिज्मा क्लाइंट, npx प्रिज्मा जनरेट। अब यहाँ पे ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर ये अब वर्क कर रहा है। यहाँ एरर नहीं शो हो रहा है। एक्चुअली इसे ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट नहीं, ऑर्डर बाय अपडेटेड एट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब भी इससे क्या होगा, जब भी हम अपडेट करेंगे अपने पोस्ट को तो फिर जो अपडेटेड पोस्ट है वो ऊपर आ जाएगा। सो वी विल ऑर्डर इट बाय अपडेटेड एट। लेट्स इट सेव। और जब भी हम अपने पोस्ट को क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो यहाँ सेट हो ही रहा है नाउ का, और अपडेट में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो ही रहा है। तो हमें बस अपडेट जब हम कर रहे हैं अपने पोस्ट को उस वक्त अपडेटेड ऐड का वैल्यू सेट करना है। सो आवर डेटा इज़ गोइंग टू बी कंटेंट एंड वी also need to update the value of updated at with current date. Let's hit save and let's see कि फ्रंट एंड में हमारा जो पोस्ट है ये रीऑर्डर होता है या नहीं। ओके, हमारा बैक एंड अभी स्टॉप्ड है, तो लेट्स npm run dev, लेट्स रिफ्रेश। और अभी शायद एक एरर थ्रो होना चाहिए बैक एंड में, जो कि होगा इनकंसिस्टेंट डेटा का। क्यों, आइए देखते हैं। यहाँ पे कोई एरर लॉग हो रहा है? नहीं। ओके, एरर लॉग क्यों नहीं हो रहा है? 500 एरर आ तो रहा है लेकिन कोई एरर लॉग नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ अभी हो क्या रहा है ये मुझे पता है। यहाँ पे हमने एक न्यू फील्ड ऐड किया, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, 2 न्यू फील्ड हमने ऐड किया यहाँ अपने इस पोस्ट टेबल में। तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि पहले जो भी डेटा हमने इंसर्ट करके रखा है, अगर मैं अपने MongoDB कंपस से अपने डेटाबेस से अगर मैं कनेक्ट करूं, खुल जा सिम। ओके, हाँ, इसे एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है यहाँ पे हमारे पास 2 फील्ड है, एक आईडी का, एक कंटेंट का। लेकिन हमने स्कीमा को चेंज कर दिया और स्कीमा के अनुसार यहाँ पे अभी अपडेटेड ऐट और क्रिएटेड ऐट ये 2 और कॉलम होना चाहिए था।
जो कि है नहीं, जिस वजह से प्रिज्मा थ्रो कर रहा होगा एरर ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा। अगर मैं इस एरर को लॉग करूं, जो कि फ़िलहाल अभी लॉग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसे एक बार लॉग करते हैं, console.log error, लेट्स इट सेव। अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करूं तो हमारा जो एरर है वो बैक एंड में लॉग होना चाहिए, जो कि हाँ अब ये लॉग हो रहा है। तो एरर हम यहाँ देख सकते हैं, एरर कन्वर्टिंग फील्ड क्रिएटेड एट ऑफ एक्सपेक्टेड नॉन नलेबल टाइप डेट टाइम। तो इससे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा डेटा है एग्जिस्टिंग, इसे हम डिलीट कर दें, क्योंकि यही डेटा इनकंसिस्टेंट है। तो इसे हम डिलीट कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अब हम जितने भी न्यू पोस्ट को क्रिएट करेंगे वो हमारे स्कीमा के रूल को फॉलो करेगा। सो लेट्स क्रिएट न्यू पोस्ट 1, लेट्स सबमिट and we have a new post 1. Let's create new post 2 and we have new post 2. And if we refresh, हमारा जो पोस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आई मीन अपडेटेड एट वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे जिस ऑर्डर में हमारा पोस्ट अरेंज होगा उसी ऑर्डर में यहाँ हमें फ्रंट एंड में नज़र आ रहा है। इसे एक बार अपडेट करके भी देख लेते हैं, न्यू पोस्ट 2 अपडेटेड, लेट्स इट सेव। ओके, यहाँ कोई फीडबैक नहीं है, जिस वजह से समझ में नहीं आया कि अपडेट हो रहा था या नहीं। वहाँ पे एक लोडर हमें शो करना चाहिए था। खैर, अब बाकी आप लोग समझदार हो, जब मैंने इतना सिखाया है तो अपडेटिंग के टाइम में जो फीडबैक मिलना चाहिए यूज़र को वो तो आप लोग खुद से कर लोगे, आई होप। क्योंकि मैंने कुछ भी इस वीडियो में हाइड नहीं करा। जितने भी प्रॉब्लम्स मुझे आए, जितने भी एरर्स मुझे आए, उसे मैंने वीडियो में रहने दिया। मैं चाहता तो वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकता था अपने एरर्स को छुपाने के लिए, लेकिन मुझे समझाना था आप लोगों को कि कितना भी छोटा से छोटा, कितना भी सिंपल से सिंपल कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें एरर्स आएगा, तो एरर से डरना नहीं है, उसको रिजॉल्व करना है। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने CRUD ऑपरेशन कैसे एक फुल स्टैक ऐप में करते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ये आपने सीखा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और बताइए कि आप अगला वीडियो क्या चाहते हैं और आपने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल से, वो मुझे ज़रूर बताइए। आप कोई भी वैल्यूएबल सजेशन मुझे देना चाहते हो, आई एम ओपन टू टेक सजेशन। और प्लीज़ डिस्कॉर्ड सर्वर जो मैंने क्रिएट किया है उसे ज्वाइन करिए। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय वर्ल्ड।